एक बार गौरी जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब चिंता मत करिए, मैं आपको संसद में नहीं आया हूँ। मैं संजय झाला जी को काव्य पाठ के लिए बुलाने आया हूँ, क्योंकि अब तक वो संचालन कर रहे थे। गौरी जी बहुत लेट आई और इनको शंभू से मिलने की इतनी जल्दी थी कि कार्तिक और गणपति को पता नहीं कहाँ छोड़ आई, लेकिन आ गई। आपका स्वागत है, आइए। मैं बुलाना चाहता हूँ संजय झाला जी को। संजय झाला जी मूलतः जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और पिछले कुछ सालों से लगातार दैनिक जागरणों के कार्यक्रम में बिहार की यात्रा पर रहते हैं और बिहार को लेकर के इनके मन में पहले से भी और खासकर जब से यात्राओं से इन्होंने जोड़ना शुरू किया, बिहार को देखना शुरू किया, तो इनका जो दृष्टिकोण बदला और जिस तरह से बिहार को लेकर के इनके मन में एक सम्मान है, ये जहाँ कहीं भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोकल से मिला जाए, खान पान के यहाँ को एंजॉय किया जाए, लोगों से बातचीत की जाए, किसी भी जगह पर चौक चौराहे पर रुककर चाय पी जाए। ये उनके भीतर का बिहार प्रेम है। वो एक श्रेष्ठ संचालक के साथ में बहुत बड़े कवि हैं। लगभग दर्जन भर से ज्यादा अमेरिका में काव्य पाठ करने के अलावा कम से कम 10-12 बार वो लाल किले जैसे बड़े कवि सम्मेलन में कविता सुना चुके हैं। व्यंग्य के बड़े कवि होते हैं और जिस समय सब टीवी पर कवि सम्मेलन आना शुरू हुआ था, उस समय आपने इनको शैलेश लोढ़ा जी के साथ में न जाने कितने एपिसोड में देखा होगा। इनके अन्य उपलब्धि के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन किसी भी कवि की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसके शब्द जो है वो आपके हृदय तक पहुंच जाए, और अब तक इनके संचालन से अगर वो आपके हृदय तक पहुंच चुके हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर काव्य पाठ को लेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बिहार के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, मेरा प्रेम है। यही कारण है कि मैं बिहार में पैदा होना चाहता था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो सका। अब थोड़ा सा जागृत होकर बैठ जाना है। ये देखिए ऊपर जो लोग बैठे हैं, भारतीय व्यक्ति सुंदर स्त्री देखते ही भावुक हो जाता है और वो दो काम करता है, या तो अंग्रेजी बोलता है या फिर अंग्रेजी खोलता है। आप क्या करने वाले हैं ये आप बताएंगे, मैं भी आपको आनंद देने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ जाना। और युवा पीढ़ी यहां उपस्थित है, मैं आपके सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं समय भाई सुनील को भी पढ़ना है, कवि सम्मेलन की एक समीक्षा सी मैं करता हूं, लेकिन आप जो मिल बैठकर हंस रहे हैं, मैं रिश्तों के माध्यम से हास्य को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी भाई साहब, मुझे सुनने के लिए एक मन बनाना। मित्रों, मेरे श्रोताओं को न्यूनतम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। बात आप तक पहुंचेगी, लेकिन मैं आपकी तालियों के साथ आपका अनुमोदन चाहूंगा। आप जितनी ऊर्जा के साथ मुझ तक पहुंचेंगे, मैं उतनी ऊर्जा के साथ आप तक पहुंचूंगा। गौरी ने बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। गौरी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं प्रारंभ होता हूं साहब। हास्य क्या है सर? हास्य जीवन के अध्यात्म का उत्सव है। पंक्ति पंक्ति में आपको सौंपता हूं कि भाई की हंसी, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा देना, बहुत अच्छा। भाई की हंसी ताकत सवाई है। अच्छा, अगर आप अपने भाई के साथ बैठकर हंस रहे हैं तो दुनिया में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। भाई की हंसी ताकत सवाई है। और जो बहनें यहां उपस्थित हैं उनको समर्पित करता हूं। बहन की हंसी मजबूत कलाई। जरा खोलिएगा हाथ। बहन की हंसी मजबूत कलाई है। युवाओं, आपको समर्पित करता हूं। पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। अगर आपके कर्मों से, सुकर्मों से आपके पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं हो सकता।
पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। और माओ के सम्मान में बोलता हूं एक हास्य कवि, मां की हंसी, मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। और बच्चों की हंसी, जो बच्चे यहां घूम रहे हैं साहब, वेदव्यास एक बात कहते हैं, इस दुनिया में पुत्र और पुत्री के स्पर्श से बड़ा कोई सुख नहीं है साहब। कितने भी थके मांदे आप घर जाएं और आपका बालक, आपकी बालिका आपके सामने मुस्कुराती हुई आ जाए तो आपकी सारी पीड़ा, आपकी सारी थकन तिरोहित हो जाती है। तब मैं कहता हूं, पंक्तियां संभालिएगा, बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और बेटियों के सम्मान में जो बोलता हूं, पूरा सदन मुझे आशीर्वाद देगा, बेटी की हंसी, गौरी तुम्हें सौंपता हूं, बेटी की हंसी, बेटी की हंसी आपको सौंपता हूं सर, बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। और अब पंक्तियों का आनंद लें। प्रेमिका की हंसी, प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। जरा तालियों को घनीभूत करना मैं स्टार्ट होना चाहता हूं। ये मैं इस कवि सम्मेलन की समीक्षा कर रहा हूं। अभी जैसा इसने कहा, प्रख्यात ने कहा, शहीदों का अपमान होता आया है साहब, कोई कुछ भी बोल देता है। आपने देखा होगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये परंपरा कहां से शुरू हुई थी? उड़ीसा में। मैं उसका गवाह था जब बोला गया था कि शहीदों को, सैनिकों को मरने के पैसे दिए जाते हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है। एक मंत्री ने ये बात उड़ीसा में कही थी। मैं और विनीत वहां थे। शाम को उसी दिन कवि सम्मेलन था और वो जो कहने वाले माननीय मंत्री थे वो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अब क्या हो सकता है साहब, उस दृश्य का अनुमान आप लगाना। विनीत ने कविता लिखी और वो कविता पहली बार वहां पढ़ी। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। अब कविताएं प्रभाव छोड़ती हैं साहब, असर छोड़ती हैं। वो मंत्री खड़ा हुआ और मंत्री ने कहा, विनीत जी मैं आपकी कविता से इतना प्रभावित हूं कि मैं अपने बच्चों को लड़ने के लिए सीमा पर भेजना चाहता हूं। तो विनीत ने कहा, फिर भेजो, प्रॉब्लम क्या है? बोले मेरे कोई लड़का नहीं। तो बोले इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बोले मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूं। ये नेता लोग कहीं भी बाईपास से मरवा देंगे भाई, इनका कोई अता पता नहीं। ये जो कहते हैं उनको कहने दो, इनकी जुबान कोई नहीं रोक सकता। और साहब मीडिया की हम बात करें, आप लोग आनंद लेना, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की। ये मैं क्यों कहता हूं साहब, प्रिंट मीडिया ने आज भी एथिकल वैल्यूज को बचाए रखा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कर रहा है, आप आनंद लेना। मुझे तो याद है साहब, शुरुआत यहां से करता हूं, थोड़ा संभालिएगा। व्यंग, विद्रूपता और विसंगति पर मैं आपकी चेतना चाहूंगा। ऋषि सांदीपन बलराम और भगवान कृष्ण को 64 कलाएं सिखा रहे थे। आदरणीय एसएसपी साहब, 64 कलाएं। उनमें 2 कलाएं महत्वपूर्ण थी। एक 13वें नंबर की कला हस्त लाघव, एक 43वें नंबर की कला मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि। शास्त्र पढ़कर बोलता हूं साहब ये बात। 13वें नंबर की कला पर बलराम ने बाइकाट किया, हस्त लाघव। बोले हस्त लाघव से मेरा क्या संबंध है, अर्थात हाथ की सफाई से मेरा क्या संबंध है? बलराम, गुरुजी ने कहा बेटा इसको सीखो, बलराम इसे सीखो, हो सकता है तुम अगले जन्म में भारत के वित्त मंत्री हो जाओ। बात बहुत बारीक है और आनंद अब लेना। फिर 43वें नंबर की कला पे बलराम ने बाइकआउट किया। बोले ये कला मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि, अर्थात तीतर, मुर्गे और बटेर लड़ाने की कला, इसको सीखकर हम क्या करेंगे? ऋषि सांदीपन बोले बेटा जरूर सीखो, हो सकता है तुम अगले जन्म में किसी न्यूज चैनल के एंकर हो जाओ। बहुत बड़ी बात। और तुम्हें यही करना पड़े।
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये कर रहा है। इसने कार्य और कारण का संबंध तोड़ दिया साहब। जब हमें भूख लगती है तो ये हमें विष्णु सुंदरियों की शादी का कवरेज दिखाता है। जब हमें प्यास लगती है तो ये हमें कोको कोला के विज्ञापन दिखाता है। और जब हम पहनने को कपड़ा मांगते हैं तो ये सानिया मिर्जा की स्कर्ट पर पहन चलते हैं। जरा तालियां एक बार बजाकर मैं प्रारंभ होता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बात करता हूं, आप लोग आनंद लेना साहब। एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर, जैसे युद्ध अभी करवाया साहब उन्होंने, एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर एक अभिनेत्री का इंटरव्यू ले रहा है और कितने धार्मिक सवाल, कितने रेलेवेंट सवाल वो अभिनेत्री से करता है साहब। उन सवालों का आप आनंद लें और मुझे थोड़ी सी ऊर्जा देते रहें। न्यूज चैनल का रिपोर्टर जी, well, you know, मैम हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपकी जनता के लिए ये रहा, आप मां बनने वाली हैं, आपको सबसे पहले कब पता चला कि आप मां बन रहे हैं? न्यूज चैनल का रिपोर्टर पूछा, कितना धार्मिक सवाल। तो अभिनेत्री जवाब देती है, well, you know, अभी 10 मिनट पहले मुझे आपके न्यूज चैनल से ये जानकारी मिली थी। बहुत अच्छे। जी आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मां बनना हर औरत का सपना होता है, जाहिर है मुझे भी अच्छा ही लग रहा होगा। मुझे और अच्छा लगता अगर मेरी शादी हो गई होती। शादी नहीं हुई। हमने तो सुना था कि आपने लंदन में किसी डॉक्टर से शादी कर ली। अब अभिनेत्री का जवाब देना, आपकी चेतना मांगता हूं। हमने तो सुना था कि लंदन में आपने किसी डॉक्टर से शादी कर ली। अभिनेत्री बोली, जी वो शादी भी मीडिया ने ही करवाई थी। सबसे पहले मीडिया ने मेरा कन्यादान किया, उसके बाद मेरी जानकारी के बिना मुझे मां बनाकर इतना मान दिया। और देख लेना, एक दिन मेरा पिंडदान भी ये मीडिया ही करेगा। कार्य और कारण का संबंध तोड़ा। और हास्य की बात करें साहब, कहीं से भी एसएसपी साहब, कहीं से भी हास्य उत्पन्न होता है। मुझे याद है एक थानेदार का ब्याह हो रहा था। थानेदार फेरों पे बैठा हुआ था कि अचानक एसएसपी साहब का प्रवेश हुआ। थानेदार फेरों से खड़ा हुआ, एसएसपी साहब को सैल्यूट मारा, बोले सर आप बैठो। और तुम बिहार पुलिस की बात कर रहे थे साहब। सचिन का ग्रेट फैन था सुधीर, ये बिल्कुल सही आंकड़ा है, एसएसपी साहब जानते होंगे। सुधीर को सम्मान देने के लिए इन्होंने एक थाने का उद्घाटन उससे कराया और उसके ठीक 1 महीने बाद खुद सुधीर का उद्घाटन किया पुलिस ने उस थाने। वो बताया किस प्रकार से उद्घाटन किया, तो पुलिस की जो बात है। लेकिन राजनीति की बात जो हुई, एक व्यंग में अपनी पुस्तक हास्यम लास्यम, जिसको अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, मैं आपको सौंपता हूं, जरा संभालिएगा पंक्ति मित्रों। ये राजनीति चमत्कारी होती है इस देश में। मुझे याद है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक मेंबर हमारे राजस्थान का, बिल्कुल सही घटना है आदरणीय, वो बीजेपी को 99 गालियां देकर कांग्रेस का टिकट लेने दिल्ली गया और चमत्कार हुआ, उसे बीजेपी का ही मिल गया। अब बात का मजा लेना, उसे बीजेपी का ही मिल गया। अब लोगों को जब पता चला कि महाराज ये जो 99 गाली आप बीजेपी को देकर गए हो, इसका क्या करें? बात सुना, लेकिन श्रोता की मस्ती चाहूंगा। बोले ये जो 99 गालियां देकर गए हो, इसका क्या करें? बोले कुछ मत करो, इसमें जहां जहां बीजेपी लिखा है, ताली वाली बजा दो जरा यार, उसे काट के कांग्रेस कर दो। क्योंकि कुछ भी कर लो, राजनीति का चरित्र नहीं बदलने वाला है। पंछी ये कहते हैं कि गगन बदला है। पंच उदय भानुहंस की पंक्तियां सौंपता हूं, तब राजनीति का एक व्यंग सुनाता हूं। पंछी ये कहते हैं कि गगन बदला है, माली ये कहते हैं कि चमन बदला है, मगर कहती है शमशान की सिर्फ खामोशी, लाशें वही हैं सिर्फ कफन। जो जैसा है वैसा है, कोई बदलने वाला नहीं है। एक व्यंग सुनाता हूं, आपकी चेतना को आमंत्रित करता हूं साहब, आप लोग आनंद लेंगे। उसके बाद मैं ट्रेड टैरिफ पे भी बात करूंगा, वर्तमान स्थिति पर भी मैं बात करूंगा। भाई सुनील मैं तुम्हें सौंपता हूं साहब, राजनीति का एक व्यंग संभाले आप। एक दिन शेषनाग
एक दिन शेषनाग मां पृथ्वी से बोले, शंभू तुम पहली बार, एक दिन शेषनाग मां पृथ्वी से बोले, तुझे मैं अपने सिर पे ढोते ढोते हो गया हूं परेशान, अब कृपा करो ढूंढ लो कोई और स्थान, अब कृपा करो ढूंढ लो कोई और स्थान। तो पृथ्वी मां बोली, धरती मां बोली, ठीक है शेषनाग, अगर तुम कहते हो तो मैं अन्य स्थान खंगालती हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं अपनी छाती पर तुमसे बड़े बड़े पालती हूं। थोड़ा बढ़ाना इन तालियों को, ताकि मैं 5 साल लगातार मैं काव्य पाठ कर रहा हूं, मैं अपनी छाती पर तुमसे बड़े बड़े पालती हूं, विश्वास नहीं होता 80%, तो फिर मेरे साथ चलो पार्लियामेंट। विश्वास नहीं होता 80%, तो मेरे साथ चलो पार्लियामेंट। शेषनाग थोड़ा झल्लाए और मां पृथ्वी के साथ पार्लियामेंट आए। अब आप मेरे कहन पर मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। शेषनाग थोड़ा झल्लाए, मंच का भी ध्यान और समर्थन चाहूंगा। शेषनाग थोड़ा झल्लाए, मां पृथ्वी के साथ पार्लियामेंट आए। शेषनाग ने पहली बार विशेष नाग देखे। श्वेत नाग देखे, फेस नाग देखे। दोनों में क्या है फर्क, इस बात को लेकर शुरू हुए तर्क। एक श्वेत नाग शेषनाग से बोला, तुम सर्पपति हो। शेषनाग का एक पर्याय, तुम सर्पपति हो तो हम सभापति। जरा खोला अपने हाथ उदारता से, तुम सर्पपति हो तो हम सभापति हैं। तुम्हारे पास मणि है तो हमारे पास मणि है, हमारे पास मणि है। तुम्हारे पास 1000 फण है तो हमारे पास 1000 फण है। तुम्हारे पास फुटकार है, अब राजनीति का चरित्र सुनना। तुम्हारे पास फुटकार है, हमारे पास चुनाव से पहले पुचकार है, बाद में फुटकार ही फुटकार है। शेषनाग क्रोधित हुआ। शेषनाग बोला, मेरे पास कालकूट है, जहर है। और राजनीति का सत्य इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता। मेरे पास कालकूट है, जहर है। शेष तो सर्पपति बोला, मेरे पास कालकूट है, जहर है। तो श्वेतनाग बोला, बस करो बस करो बस करो शेषनाग, इतना तो हम किसी की नहीं सहते हैं। जिसे तुम कालकूट जहर कहते हो, संसदीय भाषा में उसे राजनीति कहते हैं, उसे राजनीति। अब हाथ से जो पैदा होता है, ये बात करें कि महिला शक्ति की, नारी शक्ति की बात करें। ये शंभू गया साहब, मुझे याद है, ये शंभू गया एक बाबा जी के पास में, और बाबा जी से जाकर बोला, अरे बाबा बाबा, घराड़ी बस में नहीं आती, लुगाई बस में नहीं आती। अब बाबा भागलपुर का था। अरे बोले बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। बोले कार में नहीं बाबा, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके 6-7 चिमटे मारे। अरे बोले साढ़े मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। जरा ताली वाली बजाते रहो मित्रों, में थोड़ी ऊर्जा मिलेगी। मैं दोनों में संवाद आगे बढ़ता है, आप लोग आनंद लेंगे। बोले बाबा, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये लुगाई चीज क्या है, नारी चीज क्या है। बाबा बोले, बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। और बोले पुरुष क्या है? बोले ये बेचारा सहन शक्ति है। अरे बोले बाबा, मुझे आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बिल्कुल नई टिप्पणी का आनंद लेंगे। ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बाबा बोले, बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। अरे बोले बाबा, तू बाबा जी हो गया, अभी भी लुगाई पे अटका हुआ है क्या? अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्रेम करता है? बाबा की बात का मजा लेना। बोला अभी भी अपनी लुगाई को उतना ही प्रेम करता हूं और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना।
भारतीय पति का कोई जवाब होता है, भारतीय आदमी का कोई जवाब होता है साहब? और पिछले दिनों मेरी लुगाई बीमार हो गई थी, बीमार होकर मुझसे बोली लगता है मैं जिंदा नहीं रहूंगी, पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं आदर्शवादी पति साहब। मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना, तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। अच्छा, दोनों में संवाद चल ही रहा था। अब इसने शंभू ने पूछा, अरे बाबा मैंने तो बता दिया, तू बता तू बाबा जी कैसे बना? बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था, तो पत्नी ने गंगा स्नान किया। गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा होता है, आप सब जानते हैं साहब, गंगा का पानी ठंडा होता है। उसने गंगा स्नान किया, उसे अचानक बहुत तेज खांसी हो गई। अब नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, एडिशनल इमोशनल होता है। वो बाजार गया, बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट हो गए। अब वो बेचारा गंगा के किनारे बैठकर रोने लगे, मेरी लुगाई की आवाज चली गई। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ, प्रकट होकर बोला किम कारणम रुदनम करोति वत्सः, तू क्यों रो रहे? महाराज मेरी लुगाई कभी बोल नहीं पाएगी। देवदूत बोला, पंक्ति पर मस्ती लेना, देवदूत बोला ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त होती हैं। अरे बोले बाबा ये कभी बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा? देवदूत बोला पगले, अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। अब साहब इतना कहकर देवदूत अंतर्ध्यान हो गया। अब जो ही साड़ों को पता चला कि इस बाबा ने, जीजा ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साड़ों ने जीजा को बहुत कूटा, बहुत मारा। मामला पुलिस के पास गया, एसएसपी साहब के पास गया और जाकर बोला सर मुझे बचा लो, एसपी साहब मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। एसएसपी साहब बोले साढ़े तेरे तो कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साढ़े तेरे तो कर्म ही ऐसे। बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। मुस्कुरा रहे हैं एसएसपी साहब, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। बोले यार तेरी लाइफ को तो खतरा है। तो एसएसपी साहब ने ऑर्डर दिया कि इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए, कल हम खुद इसके बयान लेंगे। आप जो समझ रहे हैं वो बात बिल्कुल नहीं है साहब। एसएसपी साहब पूछ रहे थे लॉकअप में अगर बाबा से बोले बाबा गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। एसएसपी साहब बोले एक पुड़िया और है क्या? जरा ताली वाली बजा दीजिए। मित्रों ये हास परिहास और जो युवा यहां बैठे हैं, मैं उन्हें पंक्तियां सौंपता हूं और उस अगले कलाकार को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मित्रों सब लोग बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मन के साथ इस शब्द यज्ञ में सम्मिलित हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है, सरदार भगत सिंह की मां उनसे जेल में मिलने जाती है जब उनको, सरदार भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी। सरदार अपनी मां की मनस्थिति को समझते हैं, मां की मनस्थिति को समझते हैं, उससे कहते हैं मां तुम मेरी मां होके रोती है। दोस्तों थोड़ा संभालना पंक्तियों को, तुम मेरी मां होके रोती है, भगत सिंह की मां होके रोती है, इस देश की मां का साहस देखें। वो कहती है नहीं रे पगले, मैं इसलिए नहीं रो रही कि कल तुझे फांसी हो जाएगी, मैं इसलिए रो रही हूं कि परमात्मा ने मुझे इस धरती मां पर शहीद होने के लिए 2-4 भगत सिंह और क्यों नहीं। युवाओं की जो जिम्मेदारी बनती है, सरदार भगत सिंह 4 पंक्तियां लिखकर अपनी मां को भेजते हैं। वो कहते हैं पूरा सदन और युवा सब अपना हाथ खोलेंगे। सरदार अपनी मां को लिखकर भेजते हैं कि तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है मां के पांव की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है।
और अंतिम पंक्तियां इसे दिल में अंकित करके लेके जाना जो युवा कर रहा है साहब। 23 वर्ष की उम्र में सरदार भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। 23 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि मैं विवाह करूंगा, लेकिन जिससे मैं विवाह करूंगा उस दुल्हन का नाम होगा मृत्यु। जो मेरा विवाह कराएगा वो आचार्य होगा जल्लाद, जो मेरे बाराती होंगे वो होंगे स्वतंत्रता सेनानी। ये बात करने वाला सरदार भगत सिंह। तब मैं युवा पीढ़ी की तालियां स्नेह चाहूंगा। अंतिम पंक्तियां संभालना मित्रों कि कभी सलमान की बॉडी कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। बहुत वायरल हुई इस देश में। कभी सलमान की बॉडी कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। कभी चेहरे, कभी चालों, कभी गालों के लिए मर गए। होंगे जो कहीं भगत सिंह सोचते होंगे यही, यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए। तो आइए मित्रों, अब मैं उन्हें बुलाता हूं जिनका इंतजार आप